नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की आपको महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी महिलाओं के लिए खास स्कीम, या यूं कहें कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना ले आने वाले हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं महिला कल्याण विभाग ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और ऐसे तमाम महिलाओं का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जिनके पास या तो निराश्रित है, या फिर एसिड अटैक पीड़ित है, या फिर 3 तलाक से पीड़ित है। ऐसी तमाम महिलाओं का डेटा महिला कल्याण विभाग कलेक्ट कर रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ऐसी तमाम जो महिलाएं हैं जो सामाजिक ताने बाने से दूर है, जिनके पास स्थायी घर नहीं है या रहने के लिए उनके पास माहौल नहीं है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएम योगी ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब महिला कल्याण विभाग इस पूरी कवायद में जुट गया है और इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है और उन तमाम महिलाओं का डेटा कलेक्ट कर रहा है जो जिनके पास ना तो रहने के लिए उचित व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी हैं, या फिर उनके पास निराश्रित है, उनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बेसहारा महिला है, या फिर 3 तलाक से पीड़ित हो, या फिर एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं। साफ तौर पर इन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इनके लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर दिलाने की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं इनको जोड़ने का काम किया जाएगा। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीएम योगी का कहना था कि आर्थिक सहायता बड़ी सहायता नहीं है, ऐसी महिलाओं को हमें चिन्हित करके ढूंढ करके उनको सहायता करनी होगी। और इसीलिए अब सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में इस बात के निर्देश दिए हैं कि ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनको इस तरीके की परेशानी है, उनको ढूंढ करके उनके नाम सामने लाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं उनको सामाजिक रूप से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में सीएम योगी उनके लिए आगे आए हैं और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं ना कहीं इनका डेटा कलेक्ट करके ऐसी जो तमाम महिलाएं हैं जो इन सारी चीजों से पीड़ित हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए, ना सिर्फ आवास की बल्कि स्वास्थ्य की और आर्थिक रूप से भी जो भी कुछ बन सकता है वो इनको वो भी उनके लिए मदद की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की बात की जाती है तो आर्थिक सहायता जरूर मिलती है, लेकिन स्थायी घर ना होना, उनको किसी तरीके की स्वास्थ्य लाभ ना मिल पाना, इसकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अकेले हैं और उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने ऐसी महिलाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई और इसको लेकर के कड़े कदम उठाने की बात भी कही है। फिलहाल इस पूरी कवायद पर महिला कल्याण विभाग जुट गया है और ऐसी तमाम महिलाओं का डेटा कलेक्ट करके उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको इस सुविधा का लाभ मिल जाए, इसके लिए कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम सरफराज के पास चलते हैं, बहराइच। सरफराज, कौन सी खबर है बहराइच से आज की? जी खंड जी, आपको बता दें कल रात को एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिस बस में सवार 32 यात्री सवार थे, जिसमें 16 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। और चार को अभी मतलब गंभीर व्यवस्था, उनको जो है लखनऊ रिफर कर दिया गया है। घटना स्थल पर एसपी ने जायजा लिया और जब उनसे पूछा गया कि किसी जनहानि की सूचना, तो उन्होंने कहा ऐसा अभी कुछ नहीं है। जो 4 लोग ज्यादा जख्मी थे, ज्यादा सीरियस थे, उनको लखनऊ रिफर कर दिया गया। जी सरफराज, बस कौन सी थी? प्राइवेट थी या सरकारी बस थी? क्या जानकारी? रोडवेज बस थी, उसमें 32 के ऊपर लोग लगभग सवार थे। जो 16 लोग यात्री जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी जो 4 थे, 4 की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए बहराइच के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको लखनऊ रिफर कर दिया गया। सरफराज, क्या कारण बताया जा रहा है इस हादसे के पीछे? कौन सी वजह निकल करके सामने आ रही है? क्या बता रहे हैं वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो वहां पर जांच में निकल करके सामने आए? क्योंकि इस तरीके के हादसे तो लगातार आए दिन देखने को मिल रहे हैं। चाहे किसी भी एक्सप्रेसवे की बात की जाए, प्राइवेट बसेस की तो सबसे ज्यादा भरमार है, रोडवेज बसेस की तो कम खबरें आती हैं, लेकिन ये फिलहाल जो खबर है, अब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। इस पूरे हादसे के पीछे वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? ऐसा भी कोई जानकारी नहीं मिली है हादसे का क्या था, पर ये आमने सामने भिड़ंत हुआ है। मतलब ये बहराइच की तरफ आ रहे थे और ये नंदपारा की तरफ जा रहे थे, उसी आमने सामने में भिड़ंत हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन हादसों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और जिस तरीके से सरफराज ने बताया कि 4 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया जो गंभीर रूप से घायल है,
ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार आए दिन इस तरीके के हादसों से कहीं ना कहीं सड़कें जो होती हैं वो खून से सन जाती हैं, लोगों को चोट लग जाती है, कई लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम कवायदें जरूर की जाती है, सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता धरातल पर। और शायद यही कारण है कि इस तरीके से लगातार हादसों की भरमार होती है, के बाद एक इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं उन तमाम दावों पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार उन सुरक्षा दावों का ये यूं कहे जो आप लोगों ने तमाम अभियान चलाए थे, उसका क्या मतलब है जब इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। और ट्रक और बस के बीच में इस तरीके से सीधे भिड़ंत होना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार कानपुर में जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 44 डिग्री के ऊपर का जो है पारा जो है दर्ज किया गया, जो कि 2 से 3 दिनों में लगभग 3 डिग्री जो है पारा साफ तौर पर बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 72 घंटे जो है ये पारा लगातार बढ़ा रहेगा और तेज हवाएं, गर्म हवाएं जो है लू के तौर पर जो है चलने वाली है। तो आने वाले 3 दिन जो है कानपुर वासियों को गर्मी का सामना काफी झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर भी जो है साफ तौर पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जो दूसरी खबर, जो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त जो है सबकी नजर जिस पर है, पुलिस परीक्षा जो है आज जिसका अंतिम दिन है, यहाँ पर 54 ऐसे केंद्र है जहां पर पुलिस परीक्षा को लेकर के जहां पर जो है इस परीक्षा को कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड इस बार जो है पुलिस पूरी तरीके से इस अभियान के तहत कार्य कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नकल जो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए। और 3-3 लेयर में अगर कहा जाए तो 3-3 लेयर में कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3-3 लेयर में जो है परीक्षार्थियों की जो है जांच की जा रही है, जूते उतरवाए जा रहे हैं। ऐसे जो सामान जो संदिग्ध है, जिनको जो है नहीं होना चाहिए उनके पास में, उन सभी जो सामान को जो है कहीं ना कहीं जब्त कराया जा रहा है। तरीके से पारे का जिस तरीके से टेम्परेचर को दिक्कत आ रही है और कई जगहों पर टेम्परेचर भले ही बहुत ज्यादा हीट वेव, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने यह भी कह रखा है कि कुछ जगहों पर हीट वेव बनी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और प्री मानसून ये बारिश है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तापमान है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर जो ये बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन कई जगहों पर नोएडा, गाजियाबाद में जिस तरीके से बारिश हुई है, और कहीं पर चित्रकूट में जिस तरीके से कहीं ना कहीं तूफान आया है, सीतापुर में जिस तरीके से तूफान आया, ये आफत वाला तूफान कहेंगे, क्योंकि बारिश के साथ जो तूफान आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ये अपने साथ कई जख्म लेकर लोगों को देकर के जा रही है। किसी की मौत पेड़ उखड़ने की वजह से उसके नीचे दब जाने से हो रही है, किसी के शेड की वजह से मौत हो जा रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें धीमे धीमे एक एक करके जब तूफान गुजर जा रहा है उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि ये तूफान कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी जो जानकारी आ रही है कि अभी कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत लोगों को परेशान होना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि प्री मानसून जो बारिश है वो होने वाली है। लखनऊ में भी इस तरीके का तापमान देखा जा रहा है, कभी धूप निकलती है, फिर हल्की छांव होती है, फिर भी यहाँ पर मौसम बदलता है, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। आपने पुलिस भर्ती को लेकर के भी एक बात बता रहे थे अवनीश, एक जानकारी आ रही कि कानपुर में एक कोई अभ्यर्थी मोबाइल लेकर पहुंच गया था। बिल्कुल, वही मैंने अखंड में अभी बताया कि लगभग 3 लेयर में जो है ये चीजें जो है की जा रही है। 3 लेयर में जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार जो है इस अपनी निगरानी में जो है चेकिंग अभियान चला रही है। और ऐसे कोई भी सामान, जो भी ऐसी चीजें हैं जो अंदर नहीं जानी चाहिए, वो सभी को जो है बाहर रखवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है जूते तक जो है, जो अभ्यर्थी जूते पहन करके आ रहे हैं, उन जूतों को उतरवा करके भी जो है चेकिंग किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो कानपुर की पुलिस है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जो है ऐसी सूचना या ऐसी चीजें ना आए जिससे जो है कानपुर पुलिस की छवि और सरकार की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब हो। इसको लेकर के लगातार जितना भी पुलिस बल है, कानपुर के जितने भी पुलिस बल है, लगभग 54 जो केंद्र यहाँ पर बनाए गए, सभी जगह पर जो है इस तरीके की व्यवस्था करके जो है चेकिंग की जा रही है। क्योंकि 2 पालियों में ये एग्जाम होना है, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, तो शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी लगा करके जो है इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी जो है जो नकलची है वो यहाँ पर ना पहुंचे। जो फोन को लेकर के जो आप बात कह रहे हैं कि फोन लेकर के व्यक्ति पहुंच गया था, जिसको पकड़ा गया, उसके ऊपर जो है कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि लगातार पुलिस को 3 दिनों की परीक्षा थी और आज ही आखिरी परीक्षा का दिन है। एक शिफ्ट खत्म हो गई, आखिरी शिफ्ट
बची हुई है। और जो जानकारी मिलकर आ रही है कि 4,69,000 के करीब जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दिया, तो बड़ी लेवल पर परीक्षार्थी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परीक्षा देने के लिए 28 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे और 4,69,000 ने 2 दिन की परीक्षा में ही छोड़ दिए। तो अपने आप में दिख रहा है कि कितनी शक्ति है, और वो शक्ति साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। और उस शक्ति का असर है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो इस तरीके के गैजेट से डिवाइस लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पुलिस का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में भी लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। अब फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भर्ती को लेकर के न सिर्फ अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया को भी ट्रैक किया जा रहा है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया कुछ अकाउंट्स है जिस पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, उसको भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहली नजर है न सिर्फ सोशल मीडिया पर है, बल्कि अभ्यर्थियों पर है। हर एक तरफ जगह पर साफ तौर पर पुलिस की, प्रशासन की पहली नजर है कि जो भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं या फिर कोई भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? देखिए अखंड, हमारे साथ एक पैनल पे जो है मौजूद हैं, इनका नाम दिनेश है और ये डलमऊ तहसील के रहने वाले, रायबरेली जिले के, और ये सीआरपीएफ में है, और ये जिस समय वर्दी में भी दिख रहे हैं। और ये कल जो है इनका एक मामला है जमीन का, और जमीन के मामले में ये इस समय अगर मैं बात करूं तो रायबरेली के सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े चैनलों में भी इस समय ये दिख रहे हैं। तो हमारे पैनल पे भी मौजूद है दिनेश जी, ये अपनी आप बीती खुद बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको भी और अपने दर्शकों को दो तस्वीर है, वो तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा, और तस्वीर के पीछे का क्या कारण है मुझे दिखाने का, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। पहले मैं चाहूंगा हमारे इनपुट के पास कि प्लीज वो एक बार कुलदीप अपना म्यूट कर ले आप, अपना एक अपना उसको जो है तस्वीर एक बार जरूर दिखाएं, जो तस्वीर है वो तस्वीर जरूर दिखाएं प्लीज। ये तस्वीर है अखंड, एक तो एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में कुछ दर्शाया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अग्रिम आदेश तक। अग्रिम आदेश तक मेरे पास है, वो मैं एक बार पढ़ के भी दिखाता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। त्वरित निस्तारण करें, अग्रिम आदेश तक इसको जो है कब्जे निर्माण नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष कोई भी है, जमीन का मामला है, इसमें लिखा हुआ है डीएम के द्वारा कि इस पे कोई भी काम ना करे, इसको वही जैसे है वैसे के वैसे रहने दें। ये दोनों जो है, ये डीएम का आदेश है। ये जो कागज था, दूसरा कागज, दूसरी जो तस्वीर देखी आपने, एसडीएम दलमऊ सत्येंद्र सिंह इनका नाम है, और ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके बगल में है, और एक तीसरा कोई और इंसान है जिसे हम नहीं जानते। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैंने ये फोटो क्यों दिखाई, क्योंकि इनका ही नहीं पूरे जिले भर में, खासकर डलमऊ तहसील में इनसे जो मिलने जाता है क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह से, तो ये अपने आप को बड़ा, ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के लोग कह रहे हैं, और ये दिनेश जी भी अभी बता रहे थे, वो भी बताएंगे खैर। और इनका कहना है कि ये यही फोटो दिखा करके इनकी डीपी में भी, व्हाट्सएप पे भी, और हर जगह प्रोफाइल में इनकी डीपी लगी हुई है, और ये दिखाते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे इतने करीबी हैं कि हमारे बगल में बैठते हैं और हम उनसे हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। ये वो दिखा करके अपना रौब जमाते हैं एसडीएम दलमऊ महोदय। ये हम नहीं कह रहे, मैं फिर कह रहा हूं, ये हम या IBC 24 कंफर्म नहीं कर रहा, ये लोग कहते हैं, जो उनके व्हाट्सएप पे ये डीपी है, ये वो दर्शाती है। आगे अब मैं बात कराता हूँ आपकी दिनेश जी पूरा मामला क्या था और कब से ये मामला शुरू हुआ। खैर दिनेश जी, आपको मैं एक चीज बता दूं, जब इस मामले पर हमारी एसडीएम दलमऊ से कल रात को बात हुई वर्जन लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो बैनामा दिनेश जी ने लिया है, इस पे दिनेश जी ही गलत है। मतलब यानी कि जो हमारे साथ पैनल पे है दिनेश जी दलमऊ से, जो फौज में है सीआरपीएफ में, वो तो आपको गलत ठहरा रहे हैं दिनेश जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। सर, जो मैंने बैनामा लिया है, मेरा बैनामा, ये मैं रजिस्ट्री दाखिल खारिज है इसका, और उसके बाद में 8.25 विसवा मेरी जमीन है। जब जमीन में विरोधी ने कब्जा करने गए तो सर्वप्रथम मैंने 112 को बुलाया। 112 आने के बाद में वहां कार्य रुकवा दिया गया। तो फिर मैं एसडीएम, तो थानेदार ने, यहाँ के एसएचओ सर ने बोला कि आप चले जाइए, ये राजस्व का मैटर है, तहसील में चले जाइए। तो मैं तहसील में एसडीएम सर के पास गया, तो बोला मेरे पास में सीएम ऑफिस का दबाव, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगाया हूँ पूरे। बोला कार्य नहीं चलेगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक मिनट, एसडीएम दलमऊ ने क्या बोला कि सीएम ऑफिस का दबाव है? सीएम ऑफिस का मेरे पास दबाव है, इसमें कार्य नहीं रुकेगा।
तो आप कहीं भी जाइए। और हमने कहा सर 116 मुकदमा करिए, 116 मुकदमा है उसका, आप हिस्सा बंटवारा करा दीजिए, नहीं तो मुझे स्टे दे दिए। बोला काम नहीं रुकेगा ना, मैं स्टे दूंगा, आपको जहां जाना चाहिए। उसके बाद मैं उसके उपरांत मैं तुरंत डीएम मैम के पास में गया हूं, जिसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि धारा 116 के वाद को त्वरित निस्तारण करें, वाद को भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण रोकें। तो उसके बाद डीएम मैम ने बोला ठीक है, मैं एसडीएम से बात कर लिया हूँ, आप जाइए, आपका नहीं, कार्य ये हो जाएगा। तत्कालीन डीएम की बात कर रहे हैं आप? ये तत्कालीन डीएम की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट डीएम की बात कर रहे हैं आप? अभी प्रेजेंट डीएम के पास में मैं गया हूँ सर, 2 तारीख को मैं गया था, और डीएम मैम ने लिखा है जी, अभी 2 तारीख को 2/6/2026 को। तो तो उन्होंने उसके जब बाद भी बोल दिया निर्माण तो चल रहा था? उसके बाद निर्माण हो गया था। तो मैं गया, जब तहसील फिर गया, हमने कहा सर ऐसी बात है, मैं डीएम मैम के पास में गया हूँ, आपसे बात हुई? बोला जी हुआ। तो बोला मैं पहले बता दिया आपको कि वहां पर कार्य नहीं रुकेगा, ना मैं स्टे दूंगा आपको। धारा 116 है, आपकी तारीख 16 तारीख लगी हुई है, 16/6/2026 आपकी तारीख लगी हुई है। फिर उसके उपरांत मैं तुरंत, जब मुझे सफलता नहीं मिला, तो ये कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे सर के पास में गया हूँ, लिखा हुआ है। उन्होंने भी एसडीएम सर को लिखा है कि उप जिलाधिकारी महोदय कृपया प्रकरण का अवलोकन करके कृत कार्रवाई तत्काल अवगत कराएं, ये लिखा हुआ है कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे जी का। इसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, कार्य लगातार चल रहा है। फिर वहां सफलता नहीं मिलने के बाद मैं तुरंत फिर उसके उपरांत मैं गया इंद्रवीर, उत्तर प्रदेश मुखिया इंद्रवीर, यशस्वी जायसवाल, ये पॉइंट यशस्वी कहाँ है इनका मुख्यमंत्री टॉपिक पर देखे? इंद्रवीर, श्री कब योगी कब गए थे आप आदित्य मुख्यमंत्री जी से योगी मिलने? आदित्य सुनिए इंद्रवीर, कल गए एक थे मिनट सर। दिनेश जी, जी इंद्रवीर, जी सर, इंद्रवीर, जी सर, एक कॉल काम जी करिए, सर। एसडीएम को कॉल करिए जरा, लाइव पे ही कॉल करिए और उनसे पूछिए कि और हमारे वहाँ साथ ये दिनेश जी हैं। एक मिनट रुकिएगा दिनेश जी, एक मिनट रुकिए। और इनसे पूछिए कि ये कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री आवास से बोला है कि मुख्यमंत्री आवास से फोन आया, आप काम नहीं करेंगे, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। कॉल करिए, तो क्या उनका वर्जन है, उस पर रिएक्शन लीजिए, लाइव पे हम भी देखें कि अगर एक हमारा देश की सुरक्षा में तैनात जवान झुक जाता है अपनी जी जी, कॉल लगाया परेशानी मैंने। को लेकर के। मैंने कॉल लगाया, उनका फोन रिसीव हो गया है। एसडीएम दलमऊ सर बोल रहे हैं? एसडीएम दलमऊ सर, इंद्रवीर सिंह भदौरिया बोल रहा हूँ सर, IBC 24 से। और मैं इस समय लाइव बुलेटिन में हूँ, और फोन आपका स्पीकर पे है, और हमारे यहाँ ये आपकी वॉइस जा रही है। और लाइव पे हमारे यहाँ दिनेश जी बैठे हुए हैं, जैसे कल भी मेरी आपकी बात हुई थी। तो दिनेश जी का कहना है कि आपके द्वारा ये बोला गया है कि आप कहीं भी जाएं, आपका हमारे पास मुख्यमंत्री के ऑफिस से बड़ा दबाव है, आपका काम नहीं हो पाएगा। जी। हम्म। नहीं, आपने ये कहा, इनका ये कहना है कि एसडीएम साहब ने ये कहा कि हमारा मुख्यमंत्री ऑफिस से हमें दबाव है, इस वजह से जो है। जी, पूरी जनता आपको टीवी पर लाइव सुन रही है इस समय। तो जी जी, और एक चीज और, इनका कहना है कि आपके पास एक डीपी लगी हुई है मुख्यमंत्री जी की, जिसकी फोटो हमने दिखाई है, और आप इसी को फोटो को दिखा के लोगों को सर डराते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं सर, आपका इनका लोगों, इनका ये कहना है सर, यही फोटो दिखा के मुख्यमंत्री जी की ये सबको धमकाते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मुझसे उलझोगे पर्सनल तो दिक्कत में आ जाओगे। अच्छा, दिनेश जी ने जाकर के खुद जीसीबी से मतलब लोगों को, जो महिला कब्जा करी तो उसका कब्जा हटा करके इन्होंने खुद दबंगई करी। नहीं नहीं, मौके पे हम बिल्कुल रिपोर्टिंग करेंगे सर, अभी तो हम लाइव कर रहे हैं, मौके पे भी जाएंगे पूरी। अब इसकी जड़ तक जाएंगे कि इसमें दलमऊ तहसील प्रशासन गलत है या दिनेश जी गलत है। हम सच्चाई दिखाते हैं, डंके चोट पर पत्रकारिता करते हैं, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सूबे का मुख्यमंत्री हो। हम किसी से डरते वरते नहीं सर, हम डंके चोट पर पत्रकारिता करते हैं, हम सच्चाई पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए हमने आपको फोन लगाया। थैंक यू सो मच, कीप पिकिंग ऑफ द कॉल, देन आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है, बड़ा अच्छा लगा कि एक एसडीएम जो है अगर इस पर लाइव पे बात कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मौके पे भी जाएंगे हम, बिल्कुल। जी
जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, प्रशासन बिल्कुल हटाएगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल मौके पे जाएंगे और बिल्कुल मौके की जो सच्चाई होगी ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। हम्म। अच्छा। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल जांच का विषय, बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद उस पर नहीं कहते। अच्छा। जी। अच्छा। दिनेश जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा सर, साफ नहीं आवाज आ रही। हाँ। नहीं, वो बिल्कुल विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा बताया कि आप वो फोटो दिखा के ऐसा करते हैं, तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसे क्यों करेंगे आप? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आता हूँ तो आपको कॉल भी करूंगा सर। थैंक यू। देखिए, आखिर थोड़ी बहुत आवाज सुनी होगी आपने। एसडीएम साहब का क्या कहना है? एसडीएम साहब का कहना है कि ये खुद 4 दिन पहले गए थे और इन्होंने जीसीबी लगाकर वहां पे दबंगई करी है, और खुद जो कब्जा था महिला का वहां पे, दिनेश जी मतलब, पहले दिनेश जी आप सुन लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। तो एसडीएम साहब का कहना है ये खुद गए थे और इन्होंने खुद वो कब्जा हटाया है, 4-5 लोगों को जाकर ले जाकर, और पूरी सीमेंटेड दीवार और तार वाला जो कांटे वाला तार होता है, ये पूरा लगा के। दिनेश जी, आपने ऐसा किया है सर? जी सर, हमको प्रशासन द्वारा ही बोला गया है, तो मैं उसमें अपना खंभा गाड़ा हूँ और वो किया। उसके बाद प्रशासन 6 ये तारीख को तो मैंने मना गाड़ा कर और रहे हैं 7 सर, तारीख को ये तो प्रशासन मना ने। कर रहे हैं, ये तो एसडीएम साहब तो मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये खुद दबंगई किए हैं, वर्दी पहन के खुद जो है वर्दी का नाम खराब कर रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं। एसडीएम साहब ऐसा कह रहे हैं सर। सर, मैं वर्दी 6 तारीख को जब सीमेंटेड दीवार बनी है और खंभा गाड़ा गया है, तो वर्दी में पहने नहीं था और मैं वहां पे था भी नहीं। नहीं नहीं और नहीं उसके बाद में अभी नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप वर्दी पहन के गिराने गए, आपने कब्जा किया। इनका कहना है कि देश का नाम या फौज का नाम बदनाम कर रहे हैं आर्मी में होने के बावजूद, और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बदमाशों वाली हरकतें कर रहे हैं, ये एसडीएम का कहना है। तो नहीं आपने सर, दबंगई प्रशासन द्वारा करी है, बोला मेरी बात गया। समझिए, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। सर, प्रशासन द्वारा बोला गया तभी तुम्हें बनाया। जब 6 तारीख को बनाया तो 7 तारीख को सेकंड टाइम प्रशासन ने गिराया हमारा खंभा, एक जगह फिर रख दिया खंभा और दीवार सीमेंटेड। दिनेश जी, देखिए एक चीज है, अब ये बात समझ में आती है। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। अभी आपके सामने, इसीलिए एसडीएम ने खुद कॉल पे ये चीजें बताई हैं। आप कुछ और बता रहे हैं, आपने कहा कि वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, सीएम ऑफिस से फोन आया गया। जहां तक हम लोग समझते हैं, आज की डेट में आपने भी देखा होगा कि मंत्री विधायक परेशान रहते हैं कि सीएम इंटरफेयर नहीं करते, सीएम के यहाँ से कोई फोन नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता। और आपने इस तरीके का आरोप लगाया कि एक अधिकारी जो है, एसडीएम है, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ से दबाव आया। और मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से जमीन के मामले में मुख्यमंत्री के यहाँ से दबाव आएगा, और वो भी एक जो देश की सुरक्षा में तैनात जवान है उनके लिए। पहली बात। सेकेंडरी थिंग है कि अगर कोई चीज गलत हुई है सर, तो आपके पास भी पक्ष है और कोर्ट है, न्यायालय है, आप वहां पर अपनी जाके बात रख सकते हैं। तीसरी चीज आपके सामने, इसीलिए एसडीएम को कॉल किया गया कि क्या उनकी तरफ से वक्तव्य दिया गया, वो साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी उनके द्वारा नहीं कहा गया। चौथी बात, वो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपने इस तरीके का काम किया है। फिर भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें अपने देश की नहीं, न्यायपालिका अगर पर मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, मैं आपको 1 मिनट 1 सेकंड रोकूंगा। इसमें इतना प्रशासन की गलती है। जी जी। इंद्रवीर और आपको दिनेश जी, हमारे देश की न्यायपालिका पे हमें विश्वास करना होगा। कभी कदार हो सकता हो फैसले लेट आते हों, पर हमने देखा है कि हर एक नागरिक को सम्मान न्याय की व्यवस्था मिलती है, और अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसका भी कब्जा गिराया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। आप इस समय देख रहे होंगे, योगी सरकार में लगातार अवैध कब्जे, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, और हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास करना होगा। दिनेश जी, हम भी जानते हैं और आपका सम्मान है, आप भी हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और देश की सुरक्षा के लिए हम सभी के लिए तैनात रहते हैं। और हमें लगता है कि आपको हम बता रहे हैं, और आपकी बात को हम यहाँ पर भी उठाएंगे, ऐसा नहीं कि हम आपकी बात यहाँ नहीं उठाएंगे, पर इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, जब एक दूसरे पर आरोप लगता है कि हम इनके पास गए थे, उन्होंने हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया और ये बोला,
तो अधिकारी इस तरीके की बातें जनरली नहीं कहते हैं, ये आपको बता रहे हैं। और आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं इन जनरल वे में, तो कभी ना कभी कोई चीजें होती हैं, प्रशासन की तरफ से कोई गलती है तो आपने कहा ना कि हम एसडीएम के पास गए, फिर आपने उसके बाद कहा कि हम डीएम के पास भी गए, उसके बाद आप कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी गए, सभी जगहों पर आपके ही पक्ष की बात रखी गई और आपके लिए कार्रवाई करने की बात कही गई, तो थोड़ा बहुत विश्वास रखना होगा। सर अब मुझे पर्सनल ही एसडीएम सर ने बोला है कि मेरे पास ऊपर का दबाव है, मैं इतना काम रुकवाऊंगा, उसी घाटा संख्या 57 में काम चल रहा है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है आपके पास? अभी मैं इसके भी इधर जाता हूँ, आप डोंट वरी। मैं एक चीज आपसे पूछा, प्लीज पूरा मत मानेगा, आपको लगेगा कि हम आपसे सही बात करिए। आपके सामने मैंने कॉल लगाया, जिस साहब ने कहा लेट मी कंप्लीट देन यू स्पीक सर, देन मैंने ये कॉल लगाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ये चीजें दिनेश जी को दबंगई कर रहे हैं। आपने खुद बताया कि सर आपने 4 दिन पहले जाकर के ये सारी चीजें कब्जा करी, आप इसको डिनाई नहीं कर रहे ना, आप ये कर रहे हैं ना कि हाँ मैंने किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हैं कि एजेंट साहब ने आपसे पचा बोला। आज के जमाने में जब हमारा किसी से बात विवाद होता है ना और हमारे फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम पहले से एक्टिवेट कर लेते हैं कि यार हमारे फोन में रिकॉर्डिंग हो, और ताकि हम किसी एक अधिकारी से बात करें कुछ भी। अभी मेरी जितनी बात हुई है ऑन रिकॉर्डेड है सब। कल को एसडीएम हमसे कुछ बोले कि हमसे इंद्रवीर सिंह भदौरिया इस तरीके से बात कर रहे थे, तो उनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सके। तो देखिए, आपके पास हमारे पास एक तो होना चाहिए कि हम किस यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर दिनेश जी, मैं आपके अगेंस्ट, अगर मैं आपके अगेंस्ट होता या हम आपके अगेंस्ट होते, चैनल हमारा आपके अगेंस्ट होता, तो हम आपको लाइव में नहीं बिठा के इसमें बात कर रहे होते और लाइव एसडीएम से बात करा रहे होते। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके के मामलों को लेकर के जो प्रशासन के ऊपर उंगली हो, प्रशासन गलत है तो प्रशासन की भी हम उस पर बात करें। इसीलिए हमको पत्रकार कहते हैं, हम दोनों पक्ष को लेकर चलने वाले इंसान है और मूल पत्रकारों में नहीं है। कल आप आए थे, कल आप मुझे मिले, मुझे तो लगा कि आपकी स्टोरी में मुझे लगा कि दम नहीं है, सारी चीजें मैंने देखी तो मैंने एक बार नहीं किया, लेकिन आज मैंने देखा कि नहीं यार कई लोग चला रहे थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, तब हमने आपको लाइव बिठाया। मेरी बात समझिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप इस देश की न्यायपालिका पे विश्वास कर सकते हैं, अधिकारी कोई भी बड़ा नहीं है इस देश की न्यायपालिका से और सबको न्याय मिलेगा। और आपको अगर लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आप वहां पर जरूर जाइए, पर फिर भी आपको ये चीज बताने के लिए कि देखिए हमारा काम है दोनों पक्ष को दिखाना, हम किसी एक पक्ष को नहीं दिखा सकते। हम आपकी बात को रख सकते हैं, पर दूसरा भी तो उसका जानना हमारा अधिकार है कि वो क्या कह रहा है। इसलिए हमने आपके सामने उनको भी कॉल किया, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ लाइव स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, तो उनका पक्ष भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने आरोप लगाए हैं कि वो किसी को क्या करते हैं, लेकिन हमारा उनका भी पक्ष जानना जरूरी था। इसलिए हमने उनसे भी बात की और उनका भी पक्ष जाना। फिलहाल देखिए, आपको एक चीज और भी आपको विश्वास करना होगा दिनेश जी, हमारे देश की न्यायपालिका पर आपको विश्वास करना होगा। और एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम के मानक के तहत ही आप कोई काम कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज सोचेंगे कि ये आज हमारे कहने से आज हो जाए तो नहीं हो सकती है, और कोई अधिकारी आपके काम को दबाव से दबाना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है, हम सभी को पता है और इस देश के हर एक नागरिक को पता है कि यहाँ पर सर्वोच्च है न्यायपालिका और हर एक व्यक्ति को सम्मान न्याय मिलेगा और ससम्मान मिलेगा। तो आपको कम से कम उम्मीद होनी चाहिए। और आपने भी बोला कि अगर सरकार गलत होती तो क्या आपके पक्ष में आपके जिले के कैबिनेट मिनिस्टर पत्र लिखते? अगर अधिकारी गलत होते तो क्या डीएम आपके लिए, आपकी बातों के लिए एसडीएम को कहते? ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें गलतफहमियों की वजह से भी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, और उस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई कुछ जगहों पर कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा हो जिसकी वजह से स्थितियां पैदा हुई हो। आप एक बार जाकर के उन अधिकारियों के पास जाइए और उनसे अपनी बात को रखिए। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लगातार हर जगहों पर इस तरीके का अवैध अतिक्रमण की बात हो या किसी का भी मामला हो, वो त्वरित या तत्परता के साथ सुना जाता है। और मुख्यमंत्री कार्यालय इस जमीन के विवाद में या किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे तो नहीं पड़ता है। और अगर किसी अधिकारी ने आपके पास उस तरीके की कोई शिकायत की है, आपको इस तरीके से आपको बोला है, तो आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं। पर फिर भी आपको एक आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत है तो न्यायपालिका में जा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसा लगे कि उनका हम लोगों ने कुछ और कहना चाहते दिनेश जी तो आप कह भी सकते हैं। अभी मैं ये कह रहा था सर, मैं एसडीएम सर से लास्ट बार जब ऑफिस में गया, मैं यही रिक्वेस्ट किया कि हमारा घाटा संख्या 57 में जो काम चल रहा है विपक्षी पार्टी द्वारा उसको रोक दिया जाए। जब सरकारी हिस्सा बंटवारा हो जाए सभी के, तब उसके बाद कोई भी पार्टी अपना काम मैं एक चीज आपसे और कह रहा था, 2 सेकंड कह के खत्म करूंगा। मैं एक चीज और कह रहा था कि जब डीएम ने 2 तारीख को एक आदेश जारी किया कि जब 2 लोगों की लड़ाई होती है और 2 लोगों में एक प्रशासनिक अमला जब इन्वॉल्व होता है, प्रशासनिक अमले ने खासकर सबसे बड़ी अधिकारी जिले की डीएम ने जब कहा कि आप इस पे ये आदेश कर दिया कि इसको जब तक रोक दिया जाए, जब तक निर्माण ना किया जाए, कोई ना करे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए संदिग्ध तो थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है कि भाई अगर जब डीएम ने कहा तो डीएम से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा एसडीएम।
तो ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया कि एसडीएम ने आखिर क्यों नहीं रुकवाया काम। नहीं, इस पे इंटरव्यू एक अभी चीज ये भी- भी है ना, तो फिर इनको डीएम के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए ना, मैम आपके आदेश का पालन बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा है? ये भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर आपने सीनियर अधिकारी के पास आप जाओ और आपको कुछ गलत लगता है तो आप तो एक सीक्वेंस चेन में ही जाएंगे। आप उस सीक्वेंस चेन का एक फॉलो करिए और एक हायरार्की है। ऐसा नहीं है कि डीएम उनके आदेश की अवहेलना होगी तो कुछ नहीं करेंगी। उनसे पूछिए तो उनका वक्तव्य क्या है कि मैम आपके अगर आदेश की अवहेलना हो रही है तो क्यों हो रही है, ये भी बात करिए। देखिए, पक्ष और दोनों पक्ष विपक्ष में कभी ऐसी होती है दिनेश जी कि कभी कभी समझने में भूल हो जाती है। हो सकता है कोई भूल हुई हो, कोई चीजें हो, क्योंकि आदेश की कॉपी में क्या स्पष्ट लिखा है ये तो आप जानते होंगे, या जिसको आदेश पहुंचा होगा जिसके पास वो जानता होगा। फिर भी आप इस बारे में एक बार फिर से, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप एक सिस्टम को फॉलो करिए और आप बिल्कुल डीएम के पास जाइए। अगर डीएम ने आदेश किया है तो आपके पक्ष में ऐसा थोड़ी ना किसी के साथ गलत करने के लिए कोई आदेश करेगा। आप एक बार जरूर जाइए, और फिर भी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इंटरव्यू से कांटेक्ट करिएगा, आपकी खबर को दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएंगे। इसीलिए आपकी बात को भी और उनकी बात को भी हमने प्रमुखता से रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक पक्ष को सुने, उनके पक्ष को भी हमने सुना कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। ऐसा नहीं कि केवल एक लेवल पे हो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उच्च अधिकारियों से जाइए, बातचीत कीजिए, और फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो आप जरूर इंटरव्यू से कांटेक्ट कीजिएगा, हम फिर से आपकी खबर को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। और थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना है हमारी इसमें मौजूदगी उल्लेखनीय चौराहा पर है और यहाँ प्रशासन की हम एक आप लापरवाही बहुत बड़ी दिखा रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ जो भी ऑटो चलते हैं यहाँ पर है, यहाँ मनमाना किराया वसूल किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पुलिस कर्मी जो भी था, मुंडी में चौराहा पर हो चाहे बड़ा था, सभी मोबाइल हाथ में लेकर चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जाम लगती है तो उसको लगने दो। आज आपकी IBC 24 के पत्रकार यहाँ पर खड़े हैं तो सब लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन बड़े चौराहा हो चाहे सीमा चौराहा हो चाहे मुंडी में चौराहा हो, सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल के आगे कोई किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और अगली बार जो खबर होगी हर चौराहा पर पुलिसकर्मी की ही दिखलाएंगे, जो पुलिसकर्मी। और सबसे बड़ी बात है, जो बाइक सवार है उनका तो गाड़ी में चालान किया जाता है, लेकिन जो कार होती है उन कारों पर जो ब्लैक कवर चढ़े होते हैं उनको तो हटाया नहीं जाता, उनको कुछ हुटर लगे होते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी क्या करता है, बाहर दूर से फोटो खींच उनका चालान भेज दिया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, अगर आप पब्लिक के ये मोटरसाइकिल का जब चालान करते हैं तो जो कार सवार हैं उनका भी चालान करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उनका भी चालान होना चाहिए। लेकिन अधिकारी यहाँ जो भी यहाँ पुलिसकर्मी है अधिकतर मोबाइल ही चलाते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन काम करते बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। जी और ऐसे पुलिसकर्मी की कार्रवाई बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आदर्श, इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपने दिखाई पहले भी हैं और हमने जगहों पर देखी है। फिलहाल इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा होती हैं, इस तरीके के जाम के हालात क्यों पैदा हो जाते हैं और क्यों नहीं अपनी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझने, एक बड़ा सवाल है। फिर भी अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा है वहां पर और इन सारी चीजें देखने के बाद, इतनी खबर चलने के बाद भी वही जस की तस स्थिति बनी हुई है, तो इस पूरे मामले पर कुछ अधिकारियों को क्या कहना होता है? क्या उसके लिए कभी इन्होंने कोई अभियान चलाया है, या फिर खुद भी वो फील्ड पर आते हैं, या फिर केवल और केवल जो आदेश हैं वो कागजी आदेशों तक सीमित रह जाते हैं? देखिए, अधिकारी को बात करें, वो अपनी गाड़ी पर बैठते निकल जाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं, जाम लगती है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी लंबी लाइन जो जाम की लगी हुई थी। अभी चूंकि यहाँ IBC 24 पत्रकार सामने खड़े हुए, इसी कुर्सी पड़ी हुई, इस कुर्सी पर पुलिसकर्मी बैठे मोबाइल चला रहे थे, ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे हम उन पुलिसकर्मियों की करतूत दिखाएंगे जो यहाँ पर पुलिसकर्मी मोबाइल चलाते हैं और अपना कारोबार का ठीक ठाक से नहीं काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर बात है, ऑटो ड्राइवर की अगर कोई अकेली सवारी होती है, जब 50 रुपये 100 रुपये की वसूली की जाती है और उनसे जो किराया होता है किराया कोई निर्धारित नहीं है। RTO को भी यह चाहिए कि जो भी ऑटो चलते हैं उनका सही किराया लिया जाए, लेकिन ऑटो जो है महिलाओं को पुरुषों को परेशान करते हैं और यहाँ किराया भी मनमाना बढ़ता है और बीच रोड पर सवारियों को उतार दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल आदर्श, एक बार एक काम करिएगा, पूरे मामले पर अगर हो सकेगा तो उच्च अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा और उच्च अधिकारियों से पूछिए, उनका वर्जन लीजिएगा कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बनी रहती है। इतनी बार आप लोगों से इस बात को लेकर के हम लोगों ने बात की है, लेकिन स्थितियां ग्राउंड लेवल पर जस की तस बनी हुई है। इस गर्मी में भी लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ेगा, तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खबर है ये पीछे देखिए, ये पीछे गाड़ी आ रही दिखाएंगे भी, लोगो लगा हुआ है गाड़ी का। देखिए हर तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जो लोगो लगा हुआ है गाड़ी पर आ रही है। देखिए अभी आप भी पास से दिख रही है, वो आ रही पीछे गाड़ी। और जाम की स्थिति इतनी है कि जैसे हम जहाँ गाड़ी निकल रही है
और देखिए अभी नहीं, गाड़ी बिल्कुल, वाली अगर से जब वो काफी हमने चीज देख सही लिया है। है, आप एक काम करिएगा, उच्च अधिकारी से बातचीत कीजिएगा और उनसे पूछिएगा ये स्थितियाँ इस तरह की क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं आप लोग ग्राउंड पर जो हालात है उसको सुधारने के लिए काम करते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद इसको लेकर के उच्च अधिकारी से बातचीत की जाए। आप विशेष बताइए। जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर जिले में, तो पूरे सिद्धार्थनगर जिले में इस समय देखा जाए तो फर्जी अस्पतालों का पूरा खेप जो है बना हुआ है। लगातार आए दिन जो है प्रसूताओं की मौत होती रहती है। मामला भी जो है 23 मई का है, जो इटवा में जनता एक हॉस्पिटल है, जहां एक जो है व्यक्ति के द्वारा अपनी घर की महिला को जो है प्रसव कराने के लिए ले जाता है, और जब प्रसव पीड़ा में महिला जो है काफ़ी परेशान होती है, तो वहाँ परिजनों से बताया जाता है कि आपका जो है सीजर किया जाएगा, बिना ऑपरेशन के जो है बच्चा नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में आप प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा उस महिला का जो है प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है और बच्चे को जो है जन्म दिया जाता है। लेकिन बच्चे की सही कंडीशन ना होने के बावजूद भी जो है पैसे के कारण जो है उस बच्चे को लगातार रोका जा रहा है, और जब स्थिति आती है एकदम नाजुक हो जाती है, तो उसे बस्ती के सिवाय बगल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। तो अखंड जिस तरीके से जो है उसका बयान सामने आया है, आप उसको एक बार विजुअल में जो है दिखाएं स्पष्ट तरीके से। वो लगातार जो है प्रशासन का चक्कर लगा रहा है, चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार न्याय नहीं मिल पा रहा है, चक्कर काट रहा है और चक्कर काट-काट के तहसील डुमरियागंज का रहने वाला हूँ। क्या मामला जो है मेरे भाई की पत्नी थी, जो 23 तारीख को रात 11 बजे जनता सेवा हॉस्पिटल इटवा लाया गया, और जहाँ पे उन्होंने जांच के दौरान बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा 2 घंटे बाद। लेकिन 2 घंटे के बाद जब उसकी तबीयत में कुछ खराबी आई, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल अब नहीं हो पाएगा, इसको सीजर करना पड़ेगा। तत्कालिक प्रभाव से एक इंजेक्शन उसके कमर में दिया और बगैर अल्ट्रासाउंड का माध्यम से बगैर आयोग डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के दौरान जब बच्चे की धड़कन थोड़ा कम हुई, और उसके दौरान माता जी हमारी कहती रही बार बार कि धड़कन ले लिया जाए बच्चे का, लेकिन धड़कन नहीं ली। किसी भी स्टाफगण से बार बार निवेदन करने पे कोई कार्रवाई नहीं किया। ऑपरेशन करने के उपरांत जब आधा घंटे बाद बच्चे ने थोड़ा सा मूवमेंट किया, तो उसके बाद बताया कि इसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद वहीं के एक स्टाफगण के माध्यम के द्वारा एक नज़दीकी हॉस्पिटल है, लाइट हॉस्पिटल, जहाँ पे भेजा गया, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मौजूद है। 4 घंटा बच्चा हमारा केवल वेंटिलेटर पर लगा के ऑक्सीजन रखा गया, और जिसके दौरान सुबह 8 बजे जब डॉक्टर महोदय आए, तो उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को लखनऊ या गोरखपुर लेके जाइए। मैं तत्कालिक स्वयं अपने एम्बुलेंस से बस्ती भेजा। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस पूरे मामले पे ब्रिजेश क्या कहना है उच्च अधिकारियों का? क्यों चक्कर पे चक्कर, इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि आज आदमी की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है, वो लगातार परेशान हो रहा है। आखिरकार इतना चक्कर कटवा क्यों रहे हैं? देखिए खंड, जब मामला प्रकाश में आया और जब उस बच्चे की मौत हो गई, तो उसके द्वारा जो है तुरंत कार्रवाई की मांग किया। 23 मई की बात है, 26 मई को जो है अस्पताल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति अस्पताल संचालित कर रहा है, उसके पास 4 अस्पताल चल रहे हैं। जब भी किसी अस्पताल पे कार्रवाई होती है, अस्पताल को बंद करके दूसरे नाम से अस्पताल संचालित कर दिया जा रहा है। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि अब उस व्यक्ति पर जो है दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम किसी तरीके से उसको समझौता कर लो। अब कल जो है वो, जब उसके ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई, लगातार कार्रवाई होने के बाद भी अस्पताल चल रहा है, अस्पताल बंद नहीं हो रहा है, तो वो जो है जिले पर पहुंच करके जो है एसपी महोदय से गुहार लगाया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। आखिरकार इस तरीके से एक तो पहले परेशान हो आदमी, उसके साथ गलत काम हो, और फिर इस तरीके से चक्कर पे चक्कर लगाना पड़े, उसके साथ बाद में उसके समझौते का दबाव बनाना पड़े। लेकिन जिसने गलत काम किया वो नाम बदल करके फिर से अपना संचालन शुरू कर दे रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। आखिरकार स्थितियां सुधरती क्यों नहीं है? एक सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या हर मामले में अब सीएम योगी को इंटरफेयर करना पड़ेगा तब स्थितियां सुधरेंगी? क्या अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने जिले की व्यवस्थाओं की, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगे? उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा? क्या इसी तरीके से आम जनमानस जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस तरीके से पिसते रहेंगे? एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अंदर से दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है इस देश को, इस समाज को, और कहीं ना कहीं लोगों की मानवता भी है वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट जो अस्पताल है, ना सिर्फ लोगों की गाड़ी कमाई लूटने का काम करते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जब कुछ घटना घट जाती है तो उनके ऊपर जो खेल होना चाहिए, जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी खेल होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो उम्मीद है वो टूट सी जाती है। इतनी उम्मीद के पास जाता है, इतनी उम्मीद से जाता है, लेकिन वो नाउम्मीद हो जाता है, और
ऐसे जो तमाम जो अस्पताल संचालक है वो धड़ल्ले से अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और लगातार इस तरीके के काम कर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भी ब्रजेश, एक बार उच्च अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि क्या इस मामले में केवल और केवल एफआईआर होकर के अस्पताल बंद कर देगा, फिर वो दूसरे नाम से वही अस्पताल चलाएगा, तो ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब है, इस कार्रवाई का क्या फायदा है, क्या उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जा रहा है ऐसी कार्रवाई करके? इन सवालों का जवाब जरूर लीजिएगा और हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश। अखंड देखिए, जिस तरीके से जब मामला प्रकाश में आया तो जो जिले के सीएमओ हैं डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया, उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा साफ बताया गया कि हाँ, संज्ञान में मामला आया है, टीम बना करके जांच कराई जा रही, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, लेकिन टीम बनाई गई, जांच किया गया, जांच के दौरान भी वही अस्पताल, जिस अस्पताल पे आरोप था, वही अस्पताल संचालित हो रहा है। तो आखिर में ऐसे अस्पताल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ टीम का जो है एक बहाना है, सिर्फ अखंड, और कुछ नहीं। बिल्कुल बहाना है, इस बहाने का ही लेकर के सवाल कीजिएगा कि आखिरकार इस बहाने से फायदा क्या? क्या उस व्यक्ति को जो उसके साथ अन्याय हुआ है वो वापस हो जाएगा, उसको न्याय मिल जाएगा? क्या इस तरीके से कार्रवाई करने से आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी या खाना पूर्ति होगी? खाना पूर्ति करना अगर है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर लोगों को न्याय दिलाना है तो कम से कम आपसे लोगों को उम्मीद है, उस उम्मीद को कम से कम पूरा कीजिए और जो भी लोग अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिए। इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा ब्रजेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं अमेठी से। कुलदीप, कौन सी खबर है? जिस प्रकार से धन, वैभव, लालच और कुलदीप, आवाज आपकी कम आ रही है। जिस प्रकार से धन, वैभव, लालच और द्वेष ईर्ष्या से देखा जा रहा है कि इससे भी तार होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद में भी अभी 2 दिन पहले घटित हुआ है, जिसमें एक विनाती ने अपने सगे बाबा की मृत्यु कर दी। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बाबा हीरालाल सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए हाईवे पर जाते हैं, उसी समय पूर्व से घात लगाए उनका नाती अपने 2 साथियों के साथ अपने बाबा के गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इसी प्रकार से ऐसा ही कल शाम को पुलिस अधीक्षक अमेठी करुणांश के द्वारा उस घटना का पर्दाफाश किया गया, जिसमें अमेठी पुलिस और स्वाट टीम अमेठी एक कर्मचारी और एक लगभग जिसकी 22 साल उम्र थी सुशील कुमार, दोनों लोगों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई के लिए जो है उनको थाने पर लाती है और जेल की सलाखों के भेजने जो है हिरासत में लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से इस वक्त पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक के बाद एक अपराध की घटनाओं ने कहीं ना कहीं सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा कर दिया है कि आखिरकार कानून व्यवस्था के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थितियां कमोबेश वैसी बनी हुई हैं। हमने देखा था गाजीपुर में किस तरीके से होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए जो आरोपी होता है कमलेश बिंद, उसका एनकाउंटर करती है। लेकिन एक और मामला कहीं ना कहीं निकल करके सामने आया है बागपत में, जहां पर एक टेंट कारोबारी की उसके दुकान के अंदर घुसकर गोली चला दी जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा भी वहां पर, इकलौता बेटा भी उस वक्त दुकान में मौजूद होता है, जो कहीं ना कहीं अपराधियों से भिड़ जाता है और इस भिड़ंत में उसके बेटे को भी गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में लोहानी गैंग का मामला का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त जब अपराधी ने उस टेंट कारोबारी की जब गोली मारी तो जब बेटा बाहर आया तो उसने उसको दबोच लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की और जिसमें वरुण लोहारी जो है वो घायल हो गया था, उसको गोली लग गई थी निशाना चूकने की वजह से। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने भी उसको पकड़ लिया था, उसमें उसकी भी मौत हो गई है। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार लगातार एक के बाद एक इस तरीके के मामले, चाहे वो राजधानी लखनऊ में हो, गाजीपुर में हो, बागपत में हो, तमाम जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से जो अपराध है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के एनकाउंटर तक कर रही है, लेकिन फिर भी अपराध में अंकुश नहीं लग पा रहा और लगातार इस तरीके के जो वारदातें हैं वो देखने को मिल रही हैं, चाहे वो गाजीपुर की घटना हो, चाहे वो कल बागपत की घटना हो, जहां पर
बाप और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था के जो तमाम दावे किए जाते हैं कि कानून व्यवस्था कायम है, ऐसे में अपराधियों का किस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो इस तरीके से आकर के दिन दहाड़े बीच बाजार लोगों को गोलियों से भून करके फरार हो जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, टीम गठित कर दी गई और इस गैंग के जो लोग हैं, जो बदमाश है, इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आखिरकार इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।